देखिए अभी हम शुरू कर रहे हैं आगे के क्वेश्चंस और यहाँ पे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न सॉल्व आउट करने वाले हैं। आप सभी को देखना है लास्ट तक कि आप कितने प्रश्न सही कर सकते हैं, राइट। तो देखिए हमारा पहला जो प्रश्न आ रहा है आपके सामने वो आ रहा है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमें ये पूछ रहा है ये कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों देखिए आप सभी को पता है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 14 सितंबर को संविधान सभा ने एक मत से ये डिसाइड किया था, ये निर्णय लिया था कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। क्लियर है? चलिए तो हमारा आंसर क्या हो गया पहले प्रश्न में, ऑप्शन नंबर बी। 2 नंबर का प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की राजभाषा है या फिर भाषा है? किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बत? तो देखिए इसमें सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आंसर आएगा भारोपीय, पहला ऑप्शन। देखो ये एक ऐसा परिवार है भाषाओं को लेकर के, भारोपीय संसार का सबसे बड़ा भाषा परिवार माना जाता है इसको, सबसे ज़्यादा भाषाएं इसी के अंदर है। तो इसमें ये भी आती है हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, फ्रांसीसी, है ना, बांग्ला, पंजाबी, रूसी, ये सब भाषाएं इसी में आती हैं। प्रश्न संख्या नंबर 3 देखिए, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? 3 नंबर के प्रश्न में आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा को बोला जाता है, हिंदी, संस्कृत, तमिल या उर्दू? तो माय डियर फ्रेंड्स देखिए भारत में सबसे ज़्यादा बोला जाता है हिंदी को, पहला ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी है ना विश्व की एक प्रमुख भाषा है, भारत की राजभाषा है। केंद्रीय स्तर पर हम बात करें तो भारत में दूसरी आधिकारिक भाषा अगर आपसे पूछे तो वो है अंग्रेजी। कौन सी है भैया? अंग्रेजी भाषा। अब हिंदी के अंदर आप कहोगे कि सर कौन कौन से शब्द ज़्यादा यूज में लिए जाते हैं? तो देखो तत्सम और जो तद्भव शब्द होते हैं ना वो हिंदी के अंदर ज़्यादा काम में आते हैं कंपेयर टू अरबी और फारसी शब्दों के। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? 4 नंबर के प्रश्न में आर्य भाषा का आरंभ, तो अगर आपको ये नहीं पता है तो देखिए हम इसका आंसर करते हैं 1500 ईसा पूर्व के आसपास, बी ऑप्शन होगा। आप एक याद रखना, इस तरह का प्रश्न आए तो आपको 1500 ईसा पूर्व के आसपास कर देना है। इस टाइम के अंतर्गत क्या है ना, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का भी विकास माना जाता है। 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बताइए, कन्नौजी, बांगरू या अवधी या तेलुगु? क्या होगा इसमें सही उत्तर? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ना अपना आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, तेलुगु हो जाएगा। तेलुगु भाषा भारत का जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तो इनकी मुख्य भाषा है और इनकी राजभाषा भी है। ये भाषा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा, छत्तीसगढ़ राज्यों में भी बोली जाती है। तेलुगु के 3 नाम हैं, अंट ऐसा कहा जाता है इसको, अंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर जागृत का जागृति का पूछ रहा है ना, तो जागृति का सही वर्तनी बता दीजिए। क्या होगा प्रश्न संख्या नंबर 6 में हमारा सही उत्तर? फटाफट करो। बढ़िया। देखिए जागृति, जागृत क्या होता है? जागृति होता है या जागृत होता है? अब आपको यहाँ पे चूज करना है। ऐसा नहीं कि जागृति का सही रूप पूछ रहा है, इसमें 2 जगह जागृत दे रखा है, 2 जगह जागृति, और एक जगह जागृति, एक जगह जागृत। अब देखो आपको शुद्ध पूछना है और शुद्ध ही आपको बताना है। तो देखो जो सचेत होना उसे जागृत कहते हैं, तो इसमें जो आंसर आएगा ना अपना डी ऑप्शन आ जाएगा, जागृत। ठीक है भाई, डी ऑप्शन होगा, जो जागृत अवस्था में हो, जो जाग रहा हो उसी को बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 7वें नंबर का प्रश्न अपना, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कौन सा है यहाँ पे सही वर्तनी वाला? तिरस्कार का आपको बताना है सही वर्तनी, जल्दी से बता दो भाई। कौन सा होगा? पहला होगा कि दूसरा होगा कि तीसरा होगा कि चौथा होगा? तो सर क्या बात करते हो, तीसरा ऑप्शन ही होगा, हमें आता है। अरे बहुत बढ़िया बात है भाई, आपको आता है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है फिर हमारे लिए। वह बात या कार्य जिससे किसी का मान या प्रतिष्ठा कम हो उसे कहते हैं तिरस्कार। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वें नंबर का अपना प्रश्न है, देखिए बताइए क्या उत्तर होगा इसमें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको।
क्वेश्चन संख्या नंबर 8 में बताना है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन। तो कर दीजिए, इसमें क्या उत्तर होगा। निरीक्षण होगा, निरीक्षण होगा, निरीक्षण का आपको सही वर्तनी पूछ रहा है। सभी टॉपिक से 5-5 प्रश्न है। तो देखो यहाँ पे ना निरीक्षण ही होता है, पहला ऑप्शन इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। निरीक्षण किसे कहते हैं? पीछे देखने की क्रिया की सब बातें ठीक है या नहीं है, ऐसी कोई क्रिया जिससे ये आकलन किया जा सकता है। किसी काम या बात या व्यवहार को बारीकी से जांचने की जो क्रिया होती है वो निरीक्षण कहलाती है। 9 नंबर का प्रश्न देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का आपको क्या है ना चयन करना है। उन्नति, उन्नति, उन्नति या उन्नति, बताइए क्या उत्तर होगा इसमें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कर दो। तो गाइस देखो यहाँ पर ना अपना जो आंसर होगा वो होगा उन्नति। क्या हो जाएगा भाई? उन्नति हो जाएगा, इसमें पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। उन्नत होने की अवस्था या प्रगति एवं उत्थान। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको। 10 नंबर के प्रश्न में फटाफट से कर दीजिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन। बहुत ही बढ़िया। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ना अपना आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन कुआं हो जाएगा। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पानी या तेल निकालने के लिए जमीन में खोदा गया गहरा गड्ढा जो होता है, जिसको हम रहस्यमयी संप्रदाय बोल सकते हैं, हृदय रूपी कमल बोल सकते हैं। ठीक, तो क्या होगा? पहला ऑप्शन कुआं का ये वाला होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद का संधि विच्छेद पूछ रहा है अपने से। तो फटाफट से ऋग्वेद का संधि विच्छेद बता दो आप लोग, बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद जल्दी से बताना है। बहुत ही अच्छा। ऋग प्लस वे, री प्लस गवेद, ऋग प्लस वेद, री प्लस वेद। आप कहेंगे सर कोई सा भी सही नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ कोई सा भी सही नहीं है इनमें, क्योंकि यहाँ पे द भी होना चाहिए था ना, शायद बाय मिस्टेक ये द है ना, ये थोड़ा बैक स्पेस लग गया है इसके। तो क्या होगा? ऋग प्लस वेद, पहला ऑप्शन अब सही है इसमें। ठीक है ना, मैंने वेद द लगा दिया है, ऋग प्लस वेद हो जाएगा इसका। इसके अंदर है ना भैया व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का व्यंजन अथवा स्वर के साथ में जब मेल होता है तो जो विकार उत्पन्न होता है ना, तो वहाँ होती है व्यंजन संधि। तो ऋग्वेद शब्द का क्या हो जाएगा? ऋग प्लस वेद। तो ये और ये व, यहाँ पे ए पहले के स्थान पर तीसरा हो रहा है, कै के स्थान पर क्या हो गया? ग हो गया कै के स्थान पर, ये देखिए ग। ठीक है ना, बाकी ऐसा कि ऐसे ही है। अगला प्रश्न देखिए, बहिष्कार का संधि विच्छेद बताना है। शब्द क्या दे रखा है भाई? बहिष्कार दे रखा है। तो फटाफट से बता दो आप क्या हो जाएगा इसमें 12 नंबर के प्रश्न में हमारा राइट आंसर। बहिष्कार का संधि विच्छेद, बही धनकार, बही वही प्लस कार, बहिष प्लस अकार, बहिर प्लस कार। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा बही ही प्लस कार। ठीक है, विसर्ग संधि के नियम के अनुसार है ये, तो ये विसर्ग संधि हो जाएगा। विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर का, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद बता दो भाई, क्या होगा। एक शब्द दे रखा है हमारे सामने निष्कपट, और आपको क्या पूछ रहा है? संधि विच्छेद। तो जल्दी से बता दीजिए क्या संधि विच्छेद होगा भैया इसका। हाँ जी, नी है प्लस कपट हो जाएगा, पहला ऑप्शन वही नियम काम कर रहा है जो ऊपर कर रहा था। विसर्ग का मूर्धन्य श हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल ऐसे मैं बताऊँ आपको, नी है प्लस प्राण, नी है प्लस प्राण क्या हो जाएगा? निष्प्राण। विसर्ग का मूर्धन्य श हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, महोर्मी का संधि विच्छेद बता दीजिए। एक शब्द दे रखा है महोर्मी, आपको बताना है संधि विच्छेद। तो जल्दी बताइए क्या होगा इसका संधि विच्छेद। महत प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी, महा प्लस ऊर्मी, महत प्लस मर्मी। देखिए महा प्लस उर्मी होगा दोस्तों इसमें, तीसरा ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखो जब ए या तो फिर आ के बाद में ई या तो फिर ई या ऊ या ऊ और री स्वर आए ना, तो दोनों के मिलने से ए ओ अर ये गुण हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? आ और ऊ मिल रहा है, एक तरफ तो महा के अंदर तो आ रहा है, एक तरफ ऊ आ रहा है, तो आ और ऊ जब मिलेंगे तो दोस्तों गुण क्या होगा? ओ गुण हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ओ की मात्रा लग रही है ना मह के आगे, तो आ और ऊ तो बाहर निकल गए, मह बचा यहाँ पे। अब इन दोनों के स्थान पर ओ हो गया, मह के ओ लगा दो,
और मी को लास्ट में कर दो तो मह और मी शब्द बन जाएगा। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं दोस्तों 15 नंबर के प्रश्न में आपको बताना है सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। जल्दी से कीजिए सर। सूर्योदय जो शब्द है इसका संधि विच्छेद पूछ रहा है और मेरे को संधि भी आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इसमें संधि कौन सी हो जाएगी। देखिए सूर्योदय सूर्य प्लस उदय होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन सूर्य। देखो सू के बाद में रे आ रहा है, फिर ये आ रहा है, ये के बाद में ए आ रहा है, प्लस में क्या है? ऊ है। तो ए प्लस ऊ क्या गुण हो रहा है? ओ गुण हो रहा है ना, वही तो गुण संधि हो जाएगी। इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अपना राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए बाप 16 नंबर का। ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। बता दीजिए यहाँ पे तद्भव शब्द कौन सा है फटाफट से। बढ़िया। तो देखिए दोस्तों खेत, प्रभु, नाथ, त्रिकुटी। तो देखो यहाँ पर जो तद्भव शब्द है वो खेत है, प्रभु, नाथ, त्रिकुटी। संस्कृत के वो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी इन सब से विकृत होकर के हिंदी भाषा में आए हैं ना, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आजकल सीजन आम का है, आम भी एक तद्भव शब्द ही है। हाथ तद्भव है, हाथी तद्भव शब्द हैं ये सारे। खेत जो है, खेत का तत्सम अगर आपको पूछ ले तो होता है क्षेत्र, ये खेत का तत्सम होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17 नंबर का। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? बता दीजिए अब आप। देशज शब्द कौन सा है इनमें से? फटाफट से कर दो। लाश, औरत, पतलून, धड़ाम। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर है ना अपना जो आंसर होगा वो होगा धड़ाम। धड़ाम क्या है भाई? एक देशज शब्द है। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता नहीं हो लेकिन वो प्रचलन में हैं, काम में आते हैं, बोलचाल की भाषा में काम आ रहे हैं, ऐसे शब्द देशज कहलाते हैं। ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। धड़ाम देशज शब्द का एक एग्जाम्पल है। ठीक। 18 नंबर का प्रश्न देखिए। तद्भव और तत्सम, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? भाई एक तरफ तद्भव है, अगर आपको यहाँ पे इनका तत्सम दे रखा है ना, तो वो गलत कौन सा है? यहाँ पे 3 में सही है, 1 में गलत है, वही आपको बताना है। तो बता दीजिए क्या होगा। लुनाई, लावण्यता, लौंग, लवंग, आंत, अत्र और आयशु, आदेश। तो देखिए यहाँ पे जो युग्म दिया गया है ना, लुनाई, लावण्यता, ये मेल गलत है क्योंकि इसका जो तत्सम होता है ना, लावण्यता नहीं होता है दोस्तों, लवणता होता है, लवणता। क्लियर है? लवणता होना चाहिए था, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। गोधूम एक शब्द दे रखा है आपको, तो बता दो गोधूम शब्द का तद्भव क्या होगा? गेहूं होगा, गाय होगा, गोबर होगा, गोधन होगा, बता दो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर हम करें तो इसमें होगा गोधूम का गेहूं। पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। गोधूम शब्द का तद्भव क्या होता है? गेहूं होता है। ठीक है। अब देखो गाय जो है ना, इसका अगर आपको तत्सम पूछे तो क्या होता है? गो होता है गाय का तत्सम, है ना। एक दे रखा है गोबर, तो गोबर का तत्सम क्या होता है भाई? गोमय होता है, गोमय। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 20 नंबर का। बताइए शीश का तत्सम रूप क्या होगा? क्या दे रखा है? शीश एक शब्द है, इसका आपको पूछ रहा है तत्सम रूप, तो बता दीजिए शीश का तत्सम रूप क्या होगा? शीश, शीर्ष, सिरा, शीर्षक, क्या आंसर हो जाएगा इसमें? बढ़िया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा अपना शीर्ष, शीर्ष हो जाएगा इसके अंदर राइट आंसर बी ऑप्शन। शीर्ष का तत्सम रूप शीर्ष, या तो फिर सिर भी कर सकते हैं अपन, सिर भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 में बताइए प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बता दो। प्राग ऐतिहासिक में क्या एक से ज़्यादा उपसर्ग हैं इसमें? यस और नो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे हुआ प्राक उपसर्ग का। क्या बनता है? प्राक प्लस ऐतिहासिक, प्राक प्लस ऐतिहासिक होता है दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक। प्राक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, व्यंजन संधि के प्रभाव से ही हुआ है, ये सारा व्यंजन संधि है इसके अंदर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 22 नंबर का। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बता दीजिए। एक शब्द दे रखा है अलंकार, इसके अंदर पूछ रहा है कि उपसर्ग कौन सा है? अलन है, अल है या अलम है? कौन सा उपसर्ग है इसके अंदर?
देखिए इसका जो संधि विच्छेद होता है ना दोस्तों, वो होता है अलम प्लस कार। अलम प्लस कार क्यों? क्योंकि देखिए ये जो मैं है ना, ये अनुस्वार में चेंज हो रहा है ऊपर जाकर के, यहाँ पे देखो आप, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अलम उपसर्ग है इसके अंदर। आपको है ना संकल्प शब्द के अंदर उपसर्ग बताना है। 23 नंबर के प्रश्न में आंसर बता दीजिए सर क्या होगा। संकल्प एक शब्द है, इसके अंदर आपको उपसर्ग पूछ रहा है, सन, सम, शक और शंक। तो बताइए क्या उत्तर होगा इसमें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा सम, ठीक है ना। सम उपसर्ग है यहाँ पर, संकल्प शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ है, यानी कि क्या हो जाएगा? सम प्लस कल्प। शम प्लस कल्प होगा, संकल्प बनता है इससे। तो मैं का भी अनुस्वार हुआ यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना आपको? ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे। अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग बता दीजिए। अत्यंत शब्द के अंदर हमें पूछ रहा है उपसर्ग। अति होगा, अत होगा, अत्य होगा या ए होगा। तो बताइए कौन सा होगा इसके अंदर हमारा सही उत्तर? जल्दी कर दीजिए, क्या राइट आंसर होने वाला है इसमें। बहुत अच्छा, राइट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा अति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अति प्लस अंत होगा दोस्तों इसमें, अति प्लस अंत। क्लियर है ना? चलिए, अति प्लस अंत, अत्यंत शब्द का निर्माण ऐसे होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है बता दीजिए। एक शब्द दे रखा है अभ्यागत, तो आपको पूछ रहा है इसमें उपसर्ग कौन सा बताओ। ए है, अभ्य है, अभी है या अभ्या है। बढ़िया है। तो गाइज यहाँ पर आंसर क्या होगा? अभी उपसर्ग है इसके अंदर, अभी प्लस आगत हो जाएगा इसमें। अभी प्लस आगत शब्द के मेल से बना है, अतः यहाँ पर अभी आपका हो जाएगा उपसर्ग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रमणीय में कौन सा प्रत्यय बताओ। क्या पूछ रहा है? रमणीय प्रत्यय पूछ रहा है इसमें। अनीय है, ईय है, रम है या णीय है। तो बताइए कौन सा है रमणीय के अंदर, कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय से संबंधित प्रश्न है, प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगते हैं दोस्तों। तो आंसर क्या होगा? अनीय प्रत्यय है इसके अंदर। कैसे, क्या होता है? रम प्लस अनीय, रम प्लस अनीय हो जाएगा रमणीय, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप 27 नंबर का। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा बता दो। सुत जो शब्द है, इसको अगर आपको स्त्रीवाचक बनाना है तो कौन से शब्द का आप प्रयोग करने वाले हो? जल्दी से उत्तर करो मुझे फटाफट से। ई है, ई, इक, आ। तो देखिए सुत के अगर हम आ की मात्रा लगा देते हैं ना दोस्तों, तो क्या बनेगा? सुता बनेगा, और ये हो गया है स्त्रीवाचक, ठीक है। आ प्रत्यय इसके अंदर जोड़ा गया है, ये एक प्रत्यय है आ, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 28 नंबर का। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है बताइए। 28 नंबर के प्रश्न में हमें दे रखा है कि लेखक जो शब्द है ना, इसके अंत में कौन सा प्रत्यय है। कै है, इक है, आक है, अक है। देखो लेखक शब्द के अंत में जो प्रत्यय है ना भैया, वो है अक प्रत्यय। कौन सा है? अक प्रत्यय है, इसमें होगा डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अब आप। अगला प्रश्न है, माता पिता में समास बता दीजिए आप। बहुत ही आसान सा सवाल है, आज की क्लास का सबसे इजी क्वेश्चन, बट ये बीच में पूछा गया है। खैर, माता और पिता, आंसर होगा बी ऑप्शन। आपको यहाँ पर बताना है लालची शब्द में प्रत्यय, फटाफट से बता दीजिए। लालची जो शब्द है, इसके अंदर आपको बताना है प्रत्यय। ल है, ची है, ला है या ई है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ना अपना आंसर क्या होगा? ई हो जाएगा, डी ऑप्शन। लालची शब्द में जो प्रत्यय है ना वो ई है। ई एक उनतावाचक तद्धित प्रत्यय होता है। जिन प्रत्ययों के लगने से किसी पदार्थ की तुलनात्मक दृष्टि से न्यूनता प्रकट होती है ना, उनको कहते हैं उनतावाचक तद्धित प्रत्यय। तो ये उस प्रकार का है, इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर का। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए निम्न में से किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा बता दो। बहुत ही आसान है, अभी जो किया था ना वैसा यही है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो क्या आंसर होगा इसमें? जल्दी करो। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो गाइज यहाँ पे आंसर आएगा आपका आ। ऐसे हम अज से क्या कर देंगे? आ प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? अजा बन जाएगा, ठीक है। अजा, अज का मतलब क्या होता है? बकरा। इसका स्त्रीलिंग बकरी होता है। अज के अंदर आ प्रत्यय लगाया तो अजा बनेगा बकरी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
बहुत अच्छा। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।